इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड दो वीडियो अब तक अपलोड किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, और उन दोनों वीडियो में हमने पहले वीडियो में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात किया था और दूसरे वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे उससे रिलेटेड जो फैराडे लॉ है उस फैराडे लॉ के बारे में हमने बात किया था। उन दोनों वीडियो में जो कंडक्टेंस का वीडियो था पहला और दूसरा जो वीडियो था वो फैराडे लॉ से रिलेटेड था। वो दोनों वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए है और चूंकि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से स्पेशली जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उस बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दोनों वीडियो लेक्चर डाला था, अपलोड किया था। आज इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है और नस्ट इक्वेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने से पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर लें, थोड़ा सा हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर लें और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी बात कर लें। गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी हम बात कर लें, होता क्या है। पहले बेसिक डिफरेंस समझ लें कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि जब भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में हम सेल वर्ड यूज करते हैं तो सेल एक डिवाइस का नाम है और उस जो डिवाइस होगा वो डिवाइस होता क्या है कि केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो सेल होता है, सेल इज ए सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड का एक सिस्टम होता है और दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो एक सिस्टम मिलता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सेल कहते हैं। अब सेल दो तरीके के होते हैं, एक सेल गैल्वेनिक सेल होता है और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। पहले हम इसके बारे में बेसिक्स, इसका इंट्रोडक्शन हम समझ लें। गैल्वेनिक सेल और ये दोनों सिमिलरिटी हो गई कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी क्या है कि बोथ हैव टू इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें सिमिलरिटी में आप लिखेंगे बोथ हैव टू इलेक्ट्रोड्स। दोनों में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को कहते हैं कैथोड एंड दूसरे को कहते हैं एनोड। तो एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, वो दोनों में होता है। दूसरी सिमिलरिटी इस बात की है कि चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि पूरे सिस्टम में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से कैथोड और एनोड का जो सिस्टम होता है, कैथोड और एनोड को कनेक्ट करने के बाद जो सिस्टम मिलता है उस सिस्टम को हम सेल कहते हैं। और चूंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली जब होते हैं तो इसी चीज को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों में सिमिलरिटी है। अब डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस को हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस के लिए ये जाना है कि दोनों का पहले पर्पस क्या है, दोनों का काम क्या, फंक्शन क्या करता है। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है ये होता है कि टू प्रोवाइड पावर, टू प्रोवाइड पावर या एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, पावर या एनर्जी देता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? टू इलेक्ट्रोलाइज, टू इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइट्स, टू इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइट्स, टू इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, ये हमने सेकेंड वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो सेकेंड वीडियो था उस वीडियो में हमने डाला था। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है वो एक स्पेसिफिक कंटेनर में होती है, एक स्पेसिफिक टाइप के वेसल में होती है और उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, और एनोड को निगेटिव पोल कहते हैं, वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड को हम निगेटिव पोल कहते हैं और एनोड को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं। रीजन क्या है? रीजन समझने के लिए आप ये समझें, ये गैल्वेनिक सेल जो है इससे एनर्जी मिलता है। ये किसी भी, जैसे हम अपने टॉर्च में, हम अपने रेडियो में, हम अपने रिमोट में जो हम सेल यूज करते हैं वो गैल्वेनिक सेल होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें इससे पावर मिलता है। और यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फंक्शन में होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फंक्शन में लेने के लिए उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना होता है, तभी वो फंक्शन करता है। क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, वो फंक्शन में आए या उसको हम काम में लेने के लिए, टू ऑपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल we have to use या we have to connect that electrolytic cell to an external source। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना होता है। और जब हम कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होता है वो एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी का जो निगेटिव पोल होता है, निगेटिव एंड होता है, उसको हम कैथोड से जोड़ते हैं। एंड दैट इज व्हाई कैथोड को हम निगेटिव पोल कहते हैं और एनोड को पॉजिटिव पोल कहते हैं। यहां हम आते हैं कि कैथोड को यहाँ उल्टा है, यहाँ कैथोड को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, कैथोड को पॉजिटिव पोल कहते हैं और एनोड को निगेटिव पोल कहते हैं। इसको आप समझने के लिए कि क्यों इसको पॉजिटिव और निगेटिव पोल कहते हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि चूंकि इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से समझें। जहां इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा उसको आप समझें कि वो पॉजिटिव है, और जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसको आप समझें नेगेटिव है। क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, इस पे जो आयंस होते हैं वो आके इस पे रिड्यूस होते हैं। तो कैथोड पे आके कौन है? केटायंस। कैथोड पे केटायंस आते हैं, तो केटायंस आकर के रिड्यूस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कैथोड इज नोन एज पॉजिटिव पोल। और एनोड पे एनायन जाते हैं, एनायन जो होते हैं वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई एनोड इज नोन एज नेगेटिव पोल। तो ये हो गया कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनकी सिमिलरिटी क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रोड की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड एक सिस्टम होता है, इज ए सिस्टम of a metallic rod partially dipped in its aqueous solution। मतलब इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए जैसे हम कॉपर इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कहेंगे क्या कि कॉपर की जो मेटालिक रॉड होगी इज इन एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और जब डिप करते हैं तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि ये अगर हमने ऐसे लिख दिया तो यहाँ ये दिखाता है कि ये कॉपर रॉड है जो सॉलिड स्टेट में है, और ये क्यूप्रिक आयन है जो एक्वस सॉल्यूशन में है। तो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन का यहाँ इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे तो इस तरीके से कॉपर रॉड इन कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड।
क्या कहते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये हम इसको कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिमिलरली अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की रॉड को अगर हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर दें, यहां डिप कर दें, तो यहां जो ये सिस्टम बनेगा कि जिंक रॉड को हमने जिंक आयन के जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में हमने डिप किया, तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हमने देखा ना कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे ही हमें सिल्वर इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करना है। तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होता है, हम सिल्वर की रॉड लेंगे, सिल्वर का मेटेलिक रॉड लेंगे और उसको सिल्वर के किसी साल्ट में, फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो जो सिस्टम मिलेगा दैट सिस्टम इज नोन एज सिल्वर इलेक्ट्रोड। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जब भी ये सिस्टम, जब मेटेलिक रॉड को हमने कहा कि किसी मेटल की रॉड को उस मेटल के किसी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में जब पार्शियली डिप करते हैं, तो डिप करने के बाद जो सिस्टम मिलता है उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन चूंकि मेटल नहीं होता है, तो इसमें होता क्या है कि प्लेटिनम की रॉड होती है, मेटेलिक रॉड होती है, और इसको डिप किया जाता है H+ सॉल्यूशन में। मतलब H+ सॉल्यूशन में, एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो, और फिर इसमें पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 1 atm या 1 बार। 1 atm या 1 बार पे जब हम उसमें गैस पास करते हैं, तो ओवरऑल ये जो सिस्टम बनता है कि एक हमने कंटेनर लिया, उसमें एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें हाइड्रोजन आयंस हैं, और हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए। तो 1 मोलर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हमने मेटेलिक प्लेटिनम की रॉड डिप किया और उसमें हाइड्रोजन गैस 1 atm या 1 बार पे पास करते हैं, तो जो सिस्टम बनता है दैट इज नोन एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तो हमने बोला कि इलेक्ट्रोड क्या है। फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो जब भी हम ये मेटेलिक रॉड को या जब हम डिप करते हैं, तो हमेशा जो मेटल है, मेटल एंड जो मेटल सॉलिड स्टेट में होगा और जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ मेटल एंड सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, मतलब मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हमें दूसरी चीज बोलने जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हमने बात किया, जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे ई से रिप्रेजेंट हमने कर लिया, और अगर हमें तो इस तरीके से देखा, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने बात किया तो 2-3 चीजों की बात किया। पहला बात हमने ये किया, मेटल की बात किया। दूसरा हमने बात किया कि जो कंसंट्रेशन की बात किया, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन की अपनी कुछ कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन की बात हमने किया। और थर्ड बात हमने किया, एक तो हमने मेटल की बात किया, दूसरा हमने कंसंट्रेशन की बात किया, और तीसरा जो फैक्टर होता है जो इसको जिसपे ये डिपेंड करता है वो होता है टेम्परेचर। तो ये जो E होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ मेटल। क्या होता है? नेचर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मेटल किसका नेचर क्या है, कौन सा मेटल है। दूसरा होता है कि ये जो डिपेंड करता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। और तीसरा डिपेंड करता है कि जो सिस्टम बना उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है।
जो भी सिस्टम बोला, जैसे हमने बोला कि मेटेलिक रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया, तो वो जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है या सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, उससे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब हम दूसरी बात बोलते हैं, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इस ई और ई नॉट में कोई बेसिक डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है कि ई और ई नॉट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बात केवल कंडीशन का है। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और वो कंडीशन क्या होता है, तो वो कंडीशन होता है कि जब हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो 298 केल्विन अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया और जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, अगर उस कंसंट्रेशन को हमने 1 मोलर कर लिया, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जिस सॉल्यूशन में हम मेटालिक रॉड को डिप कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो गया और सिस्टम का टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो गया, इन दिस स्टैंडर्ड कंडीशंस, इस स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस at 298 Kelvin and in 1 molar aqueous solution, electrode potential is known as standard electrode potential। तो E और E नॉट में केवल अंतर इस बात का है, आप इस चीज को जरूर समझ लें, केवल कंडीशन का अंतर है, बाकी किसी चीज में अंतर नहीं है। फिर हम चलते हैं, दूसरी चीज चलते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात हमने किया कि जो मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, एंड दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, वो वोल्ट होता है। वोल्ट में हम लिखते हैं VOLT। तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर्ड इन वोल्ट। अब इसकी मीनिंग क्या है, और मीनिंग को समझने से पहले चाहे वो E हो या E नॉट हो, फिर से मैं बताऊं, E is the electrode potential and E naught is the standard electrode potential। तो either E or E naught, both, दोनों जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो चूंकि कंडीशंस में केवल अंतर होता है, तो इसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या है, और मतलब ये है कि इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में यूज कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केवल अंतर होगा उनके साइन में, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें, कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का हम लिखने का तरीका ऐसे हम लिख सकते हैं, Cu2+ भी लिख सकते हैं, और इसको हम Cu2+ एंड Cu भी लिख सकते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये कॉपर क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हुआ और यहाँ क्यूप्रिक आयन कॉपर में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ क्या है कि ये ऑक्सीडेशन, आपको दिख रहा होगा कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है। इसकी वैल्यू जो होती है कॉपर की, जो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -0.34 वोल्ट होती है, और इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट होती है। मतलब क्या कि कॉपर की जो ये ऑक्सीडेशन है, यहां चूंकि जैसा कि दिख रहा है ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन।
ये रिडक्शन है। तो कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो 0.34 वोल्ट है और कॉपर की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो -0.34 वोल्ट है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, केवल अंतर है उनके साइन में। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें, तो जिंक में क्या होता है कि जिंक के भी जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको अगर ऐसे लिखा EnZn2+ लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Zn2+ Zn। तो यहां हमें दिख रहा होगा कि यहां हमने जो लिखा है वो Zn से Z2+ लिखा है, यहां Zn2 से Zn में लिखा है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.76 वोल्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू 0.76 वोल्ट है, whereas the reduction potential value of जिंक इलेक्ट्रोड इज -0.76 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। दोनों के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी, केवल अंतर होगा उनके साइन में, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। इतनी बात करने के बाद हमने अभी तक ये बताया कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सेल पोटेंशियल की। और सेल पोटेंशियल, क्योंकि सेल का जो फॉर्मेशन होता है, जो सेल होता है, वो सेल होता क्या है, जो सेल है, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के कॉम्बिनेशन को ही हम सेल कहते हैं, चाहे वो कोई भी सेल हो। तो जो सेल का ई सेल जो होता है, ई सेल या सेल पोटेंशियल जो होता है, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है ये याद करने का एक बेहतर तरीका है। आप कहीं किसी भी डाउट में न रहें और इस वीडियो लेक्चर में जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने कि इस चैप्टर में आप डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक में, डिफरेंट राइटर्स की बुक में जब आप पढ़ेंगे तो टर्म्स में अंतर होगा, समझने में अंतर होगा। तो आप एक नोटेशन को फॉलो करें, आप एक तरह के टर्म्स को समझें, आप समझने के लिए चीजों को एक तरह से समझें। क्योंकि अगर आप डिफरेंट बुक्स आप देखना चाहेंगे और पढ़ेंगे और अगर आपको डाउट होगा तो आपका डाउट बढ़ता जाएगा। इस सेल हमने बोला, समझाने के लिए बोला कि सेल जो होता है वो कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन होता है। कैथोड में होता क्या है, रिडक्शन। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि रिडक्शन और यहां लिखेंगे कैथोड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड एंड प्लस एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप इसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन होता है तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। तो इस तरीके से जो ई सेल का फार्मूला हुआ या सेल पोटेंशियल का, इसको हम सेल पोटेंशियल भी कहेंगे। तो जो सेल पोटेंशियल का फार्मूला हुआ वो सेल पोटेंशियल ये है कि सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बेसिक फार्मूला है और आपको कहीं भी कोई सी भी डाउट या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस चीज को समझें, सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, एट कैथोड रिडक्शन एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन। सो ई सेल या सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर हम ई नॉट की बात कर लेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम ये लिख लेंगे कि ये रिडक्शन लिख लेंगे, ये कैथोड हमने लिख लिया, एंड प्लस ई नॉट, यहां लिख लेंगे ऑक्सीडेशन और यहां लिख लेंगे एनोड। मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। इन दोनों का जब रिलेशन करेंगे तो वो होगा ई सेल। और इस तरीके से ई सेल क्या है और ई नॉट सेल क्या है, या सेल पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, इसमें हमने आपको डिफरेंस बता दिया। अब अगला जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, अगला इस वीडियो लेक्चर में जो नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं वो ये मैं बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या है? तो नर्स इक्वेशन है क्या, आप एक चीज समझ लें कि इट इज ए रिलेशन
It is a relation between electrode potential and standard electrode potential or E cell and E naught cell. मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है। और दूसरा रिलेशन होता है कि ई सेल एंड ई नॉट सेल के बीच में ये रिलेशन होता है नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। और दूसरा ई सेल या सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। और इसका जब हम बेसिक फार्मूला लिखते हैं, इस नस्ट इक्वेशन का जो बेसिक फार्मूला लिखते हैं, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log base 10 concentration terms in right hand side divided by concentration terms in left hand side। ये बेसिक इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन का, ये बेसिक इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन का। और यहाँ हम E को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं, हम E को सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं, E नॉट को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं और E नॉट को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब और भी चीजें क्या है? जो I है वो आपको पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N क्या है? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिस सेल के लिए, या इन हाफ सेल रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उसमें हाफ सेल रिएक्शन, अगर हम सेल की बात करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, दैट इज N। RHS का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड में जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट टर्म्स, और उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। और LHS का मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। हम इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं? और एक चीज और, इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा डिराइव करके हम लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N log RHS डिवाइडेड बाई LHS। ये क्या है? इसी इक्वेशन से हमने लिखा है कि ये जो बेसिक इक्वेशन था, जो ये बेसिक इक्वेशन हमने ऊपर ये लिखा, इसी से हमने डिराइव किया है। इसमें हमने किया क्या है कि 2.303 कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T को अभी हमने कांस्टेंट लिया, F फैराडे है, तो ये जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 0.0591, N को हमने यहां लिख लिया और ये हो गया। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं, हम एक इक्वेशन को लिखते हैं और इस इक्वेशन में इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम दो केस लिखते हैं। हमने एक केस लिया कि ये जिंक S है एंड गिव्स Zn2 प्लस 0.1 m एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इक्वेशन हमने लिखा है। तो ये अब इसके केस के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड की बात है और इलेक्ट्रोड में जो इक्वेशन लिखा गया वो ऑक्सीडेशन का लिखा गया है, ये ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है। तो हम इसको लिख सकते हैं E जिंक 2 प्लस इज इक्वल टू E नॉट हम लिखते हैं। E नॉट के केस में भी हम यही लिखेंगे माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। लॉग राइट हैंड साइड में Zn2 प्लस है तो हम लिखेंगे Zn2 प्लस एंड डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड में है जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई केमिकल स्पेसीज नहीं है, हमने इसको लिख लिया। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे लिखता हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं E Zn2 प्लस
माइनस इसको हमने डिवाइड कर लिया, इसको हम लिख सकते हैं 295 एंड log Zn2 प्लस के जगह पे हमने लिखा 0.1 डिवाइडेड बाय इसको लिखते हैं 1। तो ये इस तरीके से, क्योंकि यहाँ जब हमने लिखा है Zn यस का है, तो एक चीज नोट करने के लिए है कि जब भी कोई केमिकल स्पीशीज रिडॉक्स रिएक्शन में या हाफ सेल रिएक्शन में अगर कोई केमिकल स्पीशीज सॉलिड स्टेट में लिखा हुआ है तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम 1 लेते हैं। मतलब एनी केमिकल स्पीशीज इन सॉलिड स्टेट, any chemical species in solid state, the molar concentration is taken as unity, 1 लेते हैं, 1 m ले लेते हैं। तो ये हमेशा ये पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि any chemical species in solid state the concentration is taken as unity। इस तरीके से हमने नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, इस चीज को हमने लिखा। एक इक्वेशन हम और लिख लेते हैं। एक इक्वेशन जैसे हम बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ZnS प्लस Cu2 प्लस, सपोज द कंसंट्रेशन इज C1 gives Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इज C2 एंड प्लस CuS। इसके लिए जब नस्ट इक्वेशन हम लिखेंगे तो लिखेंगे E सेल, क्योंकि ये सेल का रिएक्शन है, E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इस Zn से Zn2 प्लस में करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस से Cu में करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे Zn2 प्लस इंटू Cu डिवाइडेड बाई Zn एंड इंटू Cu2 प्लस। हम एक चीज फिर से इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम और इसका सिंपल कर लेते हैं। ये लिख लेंगे E सेल माइनस इसको हम लिख लेंगे 0, इसको हमने थोड़ा सा कर लिया। फिर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन C2 है, Cu सॉलिड स्टेट में है, इसको 1 लेंगे। Zn सॉलिड स्टेट में इसको 1 लेंगे और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन C1 है, सो ये लेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए जो नस्ट इक्वेशन है उसका जो डिराइव्ड रिलेशन है वो ये होगा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0295 log C2 अपॉन C1। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है और नस्ट इक्वेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इस चैप्टर के वो बेसिकली नस्ट इक्वेशन पे होते हैं। तो नस्ट इक्वेशन पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। आप कभी भी जब किसी एक चैप्टर की वीडियो लेक्चर की सीरीज को शुरू करें तो आप कहीं मिस न करें, क्योंकि आप कोई वीडियो लेक्चर मिस करेंगे तो नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये वीडियो लेक्चर अधिक से अधिक लोगों में, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें, इसके लिए आप इस वीडियो लेक्चर को, मेरे इस चैनल का नाम है किटारेंट, वीडियो का नाम है स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डोंट वरी, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डोंट वरी। इस वीडियो चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।